महाराष्ट्र एक बहुत बहुत बड़े सपने की तरफ देख रहा है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ये सुनने में ही इतना बड़ा लगता है। हाँ, और इस कहानी का जो मेन इंजन है, जो सुपर हीरो है, वो है हमारा आईटी और टेक सेक्टर। बिल्कुल, ये वो इंजन है जिसे हर कोई देख रहा है। ये ना सिर्फ अरबों डॉलर का निवेश खींच रहा है, बल्कि लाखों लोगों के करियर को भी पावर दे रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये इंजन वाकई उतनी तेजी से दौड़ रहा है जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं? और यही आज की हमारी बातचीत का मिशन है। हम ये समझना चाहते हैं कि मार्च 2025 तक महाराष्ट्र के आईटी सेक्टर में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और इसके लिए हम सिर्फ सरकारी रिपोर्टों पर नहीं रुकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम निवेश की बड़ी बड़ी घोषणाओं को देखेंगे, नई पॉलिसी के बारीक अक्षरों को पढ़ेंगे और सबसे मजेदार, टेक प्रोफेशनल्स के बीच जो ऑनलाइन बहस चल रही है उसे भी खंगालेंगे। हमारे पास जानकारी का कह सकते खजाना है। एक तरफ महाराष्ट्र का आर्थिक सर्वेक्षण के ठोस आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की नई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जैसी भविष्य की योजनाएं हैं। साथ में इन42 और नैसकॉम की रिपोर्ट्स भी हैं। और इन सब के ऊपर जो चेरी ऑन द केक है, वो है रेडिट पर हुई एक बातचीत, जो हमें बताएगी कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का जमीनी हकीकत पर क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, सरकार की बड़ी योजनाओं से। महाराष्ट्र की जो ITITS नीति 2023 है, उसके लक्ष्य देखकर कोई भी चौंक जाएगा। आंकड़े बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े। 35 लाख नई नौकरियां, 95,000 करोड़ रुपए का निवेश और 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना एक्सपोर्ट। ये सिर्फ बड़े आंकड़े नहीं है, एक बहुत बड़े इरादे का ऐलान है। और इस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया गया है। आप GCC पॉलिसी की बात कर रही हैं? हाँ, महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। अब ये GCC शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझाएं, ये GCC आखिर है क्या? क्या ये बस एक और फैंसी ऑफिस बिल्डिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। देखिए, पहले मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपने बैक ऑफिस खोलती थीं। मतलब डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, इस तरह के काम। एग्जैक्टली। GCC उससे कहीं आगे की चीज है। ये उन कंपनियों के ग्लोबल इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के हब होते हैं। यहाँ वो अपने सबसे जरूरी, सबसे नए प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं। ये कंपनियों का कह सकते हैं दिमाग है, सिर्फ हाथ पैर नहीं। अच्छा, तो मतलब ये है कि महाराष्ट्र अब सिर्फ सर्विस देने वाला नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाने वाला बनना चाहता है। ये तो एक बहुत बड़ा लीप है। हाँ, और यही इस पॉलिसी का असली मकसद है। महाराष्ट्र को सिर्फ एक सर्विस डिलीवरी हब से उठाकर एक हाई वैल्यू, नॉलेज इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि सरकार ये गलती नहीं कर रही कि सारा विकास सिर्फ मुंबई और पुणे में ही हो। मतलब इस पॉलिसी में नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों पर खास जोर है। अच्छा, सरकार समझ रही है कि पुणे और मुंबई पर पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव है। अगर विकास को इन नए शहरों में नहीं फैलाया गया तो पूरा सिस्टम बैठ सकता है। अच्छी तो बहुत स्मार्ट सोच है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए तो नहीं आ जाएंगी कि आपने उन्हें एक शहर का नाम बता दिया। उन्हें भरोसा भी तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर शायद सरकार का दूसरा कदम काम आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला अध्यादेश। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी हैं। ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। सोचिए, आप एक ग्लोबल कंपनी के CEO हैं। आप महाराष्ट्र में $500 मिलियन का निवेश करना चाहते हैं। आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? यही कि कहीं किसी छोटे से नियम या कागजी कार्रवाई की गलती से पूरा प्रोजेक्ट ना अटक जाए, या किसी अफसर को जेल भेजने का अधिकार ना मिल जाए। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा डर होगा, लाल फीताशाही का डर। इसी डर को खत्म करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। इसके तहत 7 अलग-अलग कानूनों में जो मामूली अपराध थे उन्हें अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। मतलब अगर आपके लाइसेंस रिन्यूअल में थोड़ी देर हो गई या रिकॉर्ड रखने में कोई छोटी मोटी भूल हो गई तो अब आप पर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अच्छा, जेल जाने का डर नहीं होगा? नहीं होगा, बस पैसे का जुर्माना भरना होगा। तो ये सिर्फ एक नियम में बदलाव नहीं है, ये एक मैसेज है, एक सिग्नल है जो बड़े निवेशकों को दिया जा रहा है कि यहाँ आइए, आपका पैसा सुरक्षित है। बिल्कुल, हम आपको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करेंगे। जब आप GCC जैसी कंपनियों को बुला रहे हैं तो आप उन्हें यही भरोसा दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बूस्ट है। तो ठीक है, सरकार ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है। अब बात करते हैं कि क्या पैसा वाकई आ रहा है। और यहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है, STT GDC। हाँ, सिंगापुर की कंपनी STT ग्लोबल डेटा सेंटर्स। और ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है, 5,000 करोड़ रुपए।
लेकिन यहाँ रकम से ज्यादा जरूरी ये है कि ये पैसा लग कहाँ रहा है। कहाँ लग रहा है? ये AI रेडी और लिक्विड कूल्ड डेटा सेंटर्स के लिए है। एक मिनट, इन शब्दों का क्या मतलब है? AI रेडी और लिक्विड कूल्ड, ये आम डेटा सेंटर से अलग कैसे हैं? बहुत अलग है। देखिए, AI मॉडल्स को चलाने के लिए बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर लगती है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। जैसे हमारा लैपटॉप गर्म हो जाता है? बिल्कुल। अब सोचिए हजारों सुपर कंप्यूटर्स एक साथ चल रहे हों, उन्हें हवा से ठंडा करना नामुमकिन हो जाता है। लिक्विड कूलिंग एक एडवांस तकनीक है जिसमें पाइप्स के जरिए तरल पदार्थ का इस्तेमाल करके मशीनों को ठंडा रखा जाता है। अच्छा। और AI रेडी का मतलब है कि ये डेटा सेंटर आज की नहीं बल्कि कल की AI की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। वाह, तो ये सिर्फ डेटा स्टोर करने की जगह नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाने जैसा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। महाराष्ट्र में डेटा सेंटर्स का एक पूरा जाल बिछ रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में 4 नए डेटा सेंटर पार्क बनाने की योजना है। 4 नए पार्क? हाँ, और आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। भारत के कुल डेटा सेंटर कारोबार का 60% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में है और ये 2028 तक 500 मेगावाट से बढ़कर 800 मेगावाट होने वाला है। तो महाराष्ट्र भारत का डेटा कैपिटल बनता जा रहा है, कह सकते हैं। ये तो बड़े खिलाड़ियों की बात हुई, लेकिन किसी भी मजबूत टेक इकोसिस्टम की जान तो स्टार्टअप्स होते हैं। उनका क्या हाल है? वहां भी अच्छी खबर है। इन40 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली तिमाही में भारतीय स्टार्टअप्स ने 3.1 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग उठाई है। 3.1 बिलियन डॉलर? हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा है। मतलब फंडिंग का जो सूखा पड़ा था वो अब खत्म हो रहा है। और क्योंकि महाराष्ट्र में देश के 17% टेक स्टार्टअप्स हैं, तो जाहिर है इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा यहाँ की कंपनियों को भी मिल रहा होगा। खासकर मुंबई और पुणे की फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों को। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ डेटा सेंटर्स जैसे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्टार्टअप फंडिंग में जबरदस्त तेजी है, जमीन पर मजबूत काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जनवरी 2025 में निफ्टी IT इंडेक्स का प्रदर्शन थोड़ा सुस्त यानी बेरिश रहा था। इसका क्या मतलब निकालें? एक तरफ अच्छी खबर, दूसरी तरफ बाजार ठंडा। इसका मतलब है कि हमें शॉर्ट टर्म बाजार के उतार चढ़ाव और लॉन्ग टर्म फाउंडेशनल ग्रोथ के बीच का फर्क समझना होगा। शेयर बाजार कई ग्लोबल वजहों से प्रभावित होता है। अमेरिका में ब्याज दरें, यूरोप में मंदी। बिल्कुल, वो रोज बदलता है। लेकिन जो 5,000 करोड़ का डेटा सेंटर बन रहा है वो अगले 20-30 साल के लिए बन रहा है। बाजार को आज जुकाम हो सकता है, लेकिन जमीन पर जो नींव रखी जा रही है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, तो मीटियां बहुत अच्छी हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या जो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाता है? उसके लिए जिंदगी असल में कैसी है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें रेडिट पर एक कमाल की चर्चा मिली। हाँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो NCR में रहता है, उसने सवाल पूछा कि उसे नौकरी के लिए पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में से किसे चुनना चाहिए। और जो जवाब आए वो किसी भी सरकारी रिपोर्ट से ज्यादा जमीनी हकीकत बताते हैं। क्या जवाब मिले? क्या कोई एक शहर विजेता बनकर उभरा? कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन हर शहर की अपनी एक पहचान उभर कर आई। पुणे के बारे में लगभग सबने कहा कि यहाँ का सामाजिक जीवन मतलब सोशल लाइफ बहुत अच्छी है। लोग मिलनसार हैं। हाँ, और शहर का माहौल काफी जिंदा दिल है। लेकिन एक शब्द था जो हर कमेंट में आया, ट्रैफिक। भयानक ट्रैफिक। भयानक, डरावना ट्रैफिक। और बेंगलोर हैदराबाद की लड़ाई में क्या हुआ? बेंगलुरु को नौकरियों का मक्का माना गया। मतलब अगर आपको सबसे अच्छे अवसर चाहिए तो बेंगलोर बेस्ट है। लेकिन वहां भी ट्रैफिक और टूटी फूटी सड़कों की शिकायत आम थी। और हैदराबाद? हैदराबाद की सबने तारीफ की। बेहतरीन सड़कें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज्ड ट्रैफिक। लेकिन एक कमी भी बताई गई। क्या? वहाँ की सोशल लाइफ पुणे या बेंगलुरु जैसी वाइब्रेंट नहीं है। तो मतलब एक तरफ नौकरी और अच्छी जिंदगी है, तो दूसरी तरफ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी को भी सब कुछ एक जगह नहीं मिल रहा। और यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। पुणे के ट्रैफिक की जो बात लोग रेडिट पर कर रहे हैं वो सिर्फ एक ऑनलाइन शिकायत नहीं है। हमें पुणेकर न्यूज की एक रिपोर्ट में इसका जीता जागता सबूत मिला। बिल्कुल। उस रिपोर्ट में बताया गया कि हिंजवड़ी IT पार्क में बारिश के बाद ऐसा जाम लगा कि लोग घंटों फंसे रहे। घंटों?
हाँ, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इस जाम से तंग आकर आईटी कर्मचारियों के एक समूह ने सरकार से बाकायदा वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने की मांग कर डाली। एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि हमें ऑफिस नहीं आना क्योंकि हम ट्रैफिक में फंसकर परेशान हो चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव अब सिर्फ एक असुविधा नहीं रहा, ये लोगों की प्रोडक्टिविटी, उनकी मेंटल हेल्थ और कंपनी के कामकाज पर सीधा असर डाल रहा है। मतलब एक तरफ आप अरबों का निवेश लाकर आईटी पार्क बना रहे हैं और दूसरी तरफ उन पार्कों तक पहुंचने का रास्ता ही एक जंग बन चुका है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने शानदार नीतियों की बात की, अरबों के निवेश को देखा और फिर ट्रैफिक में फंसे आम कर्मचारी की हताशा को भी समझा। ये सब मिलकर महाराष्ट्र के आईटी सेक्टर की आखिर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें एम्बिशंस और रियलिटी के बीच एक रेस चल रही है। महाराष्ट्र एक ग्लोबल टेक हब बनने के लिए बिल्कुल सही और बहुत आक्रामक कदम उठा रहा है। इसमें एक बहुत साफ रणनीति दिखती है। क्या है वो रणनीति? पहली, सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि जीसीसी और एआई डेटा सेंटर्स जैसे हाई वैल्यू काम को अपनी तरफ खींचना। दूसरा, स्टार्टअप्स को फंडिंग और कंपनियों को आसान नियमों के जरिए पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करना। और तीसरा, जो शायद सबसे समझदारी भरा कदम है, वो है विकास को मुंबई पुणे से बाहर निकालकर नासिक और नागपुर जैसे शहरों तक ले जाना। ये सब बिल्कुल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है। हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है, और यही इस कहानी का केंद्रीय तनाव है। विकास की रफ्तार रॉकेट जैसी है, लेकिन उस रॉकेट के वजन को संभालने वाला लॉन्च पैड यानी शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चरमरा रहा है। बिल्कुल, खासकर पुणे में। रेडिट की बहस और वर्क फ्रॉम होम की मांग इसी तनाव का सीधा नतीजा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत आम नागरिक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घंटों ट्रैफिक में फंसकर चुकानी पड़ रही है। इन चुनौतियों के बावजूद अगर हम सिर्फ आंकड़ों को देखें तो आर्थिक इंजन तो पूरी रफ्तार से चल रहा है। हाँ, वो तो है। महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2024-25 में 17 दिसंबर तक सिर्फ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के जरिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 1,20,752 करोड़ का था। ये एक अविश्वसनीय संख्या है, और यही इस कहानी को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। एक तरफ आर्थिक सफलता के ये आंकड़े हैं जो बिल्कुल सच हैं, और दूसरी तरफ लोगों के रोजमर्रा के अनुभव हैं, वो भी उतने ही सच हैं। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि महाराष्ट्र का आईटी सेक्टर एक दोधारी तलवार पर चल रहा है। एक तरफ भविष्य की स्पष्ट दृष्टि है, अरबों का निवेश है और विकास की जबरदस्त भूख है, तो दूसरी तरफ इस तूफानी रफ्तार से पैदा हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं जिनका सामना एक आम टेक प्रोफेशनल हर रोज कर रहा है। ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। क्या है वो सवाल? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंक्रीट और स्टील पर भारी जोर है, और वो जरूरी भी है, लेकिन टेक प्रोफेशनल्स की बातचीत से पता चलता है कि ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के आने जाने में लगने वाला समय, उनकी जीवन की गुणवत्ता बहुत ज्यादा दबाव में है। तो महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन के सपने के लिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि और कितनी बिल्डिंग्स बनाई जाएं, बल्कि ये है कि उस सपने को हकीकत में बदलने वाले लाखों इंसानों के लिए एक बेहतर और स्थायी जीवन कैसे बनाया जाए। क्या भविष्य में वर्क फ्रॉम होम जैसी नीतियां और टियर 2 शहरों का विकास ही इस तनाव का असली समाधान बनेगा? क्योंकि बिना इंसानी पूंजी को संभाले कोई भी आर्थिक सपना लंबे समय तक टिक नहीं सकता।